Hello dear students, welcome to Niti Science Academy. Today we will study chapter 4 reproductive health. रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में मैंने पहले चैप्टर 3 में भी आपको पढ़ाया था। अब उससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली हमने उसमें पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी रहनी चाहिए, ऑर्गन हमारा नॉर्मल फंक्शन करने चाहिए। ओके, मेल एज वेल एज फीमेल फंक्शंस जो हैं, चाहे वो चिल्ड्रन हो एडल्ट हैं, तो बॉडी के सभी पार्ट हेल्दी होने चाहिए, इसीलिए उनके फिर फंक्शन भी प्रॉपरली होंगे और आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। ओवरऑल बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी का हर पार्ट हेल्दी रहे और हम भी जो है उसमें इमोशनली फिज़िकली हमारा जो बिहेवियर है, एस्पेक्ट है, अपने एज के अकॉर्डिंग, अपने सेक्स के अकॉर्डिंग, वेदर यूर मेल और फीमेल, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके, तो WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी सेम यही चीज़ की कि टोटल वेलबींग जो है इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो टोटल वेलबींग आपका सही रहना चाहिए, आप फिज़िकली, इमोशनली, ओके, कितने आप सेंसिटिव हो हर चीज़ को लेके, आपका बिहेवियर कैसा है, आप सोशली कैसे दूसरों से इंटरेक्ट करते हो, बात करते हो, तो ये सब डिपेंड करता है आपके हेल्थ पे। ओके, तो किसी भी तरह की कमी होती है हेल्थ में तो आपका जो टोटल वेलबींग है, जो एस्पेक्ट है, वो पूरी तरह से उभर के बाहर नहीं आ पाता। ओके, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी जैसे बाकी बॉडी पार्ट्स की हेल्थ ज़रूरी है, इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी सही रहनी ज़रूरी है। ओके, तो इसको हम ऐसे, अ सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियर इंटरेक्शन अमंग देम इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स माइट बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थी। तो अब हम देखेंगे क्यों ज़रूरी है, प्रॉब्लम्स क्या हैं इसकी। तो इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री है जिस वर्ल्ड में जिसने इनिशिएट किया है इसके प्लान्स का, प्रोग्राम्स का नेशनल लेवल पे, कि जिससे टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही रहे सबकी, उसको एक सोशल गोल की तरह लिया है। और ये प्रोग्राम है फैमिली प्लानिंग का, जो कि 1951 में शुरू हुआ था। ये पीरियडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड्स। उसके बाद और भी इम्प्रूव्ड प्रोग्राम उसके आगे आते रहे। तो रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम, फैमिली प्लानिंग की जगह अब नया नाम इसका आ गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस आए रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, उसके एस्पेक्ट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड क्या फैसिलिटीज़ हैं। ओके, फैमिली प्लानिंग के क्या क्या मेथड्स हैं, कैसे हमें हेल्दी रहना है। ओके, तो और बच्चों को भी कैसे आगे, चाइल्ड की भी कैसे हेल्थ रहनी चाहिए, इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड है, जिससे ओवरऑल सोसाइटी भी हेल्दी रहेगी। तो ऑडियो विजुअल एड्स जैसे टीवी में या प्रिंट मीडिया में, गवर्नमेंट अखबारों में और टीवी में, और जो एनजीओज़ होते हैं उनके थ्रू अवेयरनेस जगाती है सबके अंदर। नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं एनजीओज़, ऑडियो विजुअल एड और प्रिंट मीडिया के थ्रू पीपल में अवेयरनेस लगाती है। दूर दराज के गाँवों तक भी एनजीओज़ पहुँच के पर्सनली लोगों से मिल के, गाँव वालों से मिल के, उनको रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स और चाइल्ड केयर के बारे में समझाते हैं। ओके, और इसमें और भी लोग हेल्प कर सकते हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, क्लोज आपके रिश्तेदार हैं, या टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, इनका भी मेजर रोल है इस इंफॉर्मेशन के लिए। तो इसीलिए इंट्रोडक्शन सेक्स एजुकेशन का स्कूल में किया गया, जिससे कि राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके। जो चिल्ड्रन हैं उनको, जो टीनेजर्स हैं उनको सेक्स एजुकेशन की सही इन्फॉर्मेशन मिल सके, और उनको कोई मिथ्स या कोई अंधविश्वास या कुछ भी किसी ने कह दिया वो मान लिया, मीन्स कंसेप्शन नहीं रहे सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, एडोलेसेंस से रिलेटेड चेंजेस की, और सेफ कैसे हो, हाइजीनिक और सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस होते हैं, एड्स हैं, उसके लिए ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम धीरे धीरे सोसाइटी में बढ़ने लगी। इसीलिए गवर्नमेंट को स्टेप उठाना लगा कि स्कूल के सिलेबस में इसको इंक्लूड किया जाए, और जिससे कि
STD और एड्स जैसे डिजीज से जो एडोलेसेंट हैं वो बच सकें, स्पेशली दोज इन एडोलेसेंट एज ग्रुप टू लीड अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ। तो पीपल्स को एजुकेट किया गया, जो कि बेबी प्लान कर रहे हैं कपल्स, उनको एजुकेट किया गया। जो मैरिजेबल एज ग्रुप में उनको अवेयर किया गया कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स कौन से हैं, प्रेग्नेंट मदर ही कैसे करनी चाहिए केयर। पोस्ट नेटल केयर मतलब होता है कि बेबी बर्थ के बाद मदर की कैसे केयर होनी चाहिए, मदर की और चाइल्ड की। ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, ब्रेस्ट फीडिंग क्यों ज़रूरी है, ओके मदर का ब्रेस्ट मिल्क क्यों ज़रूरी है बेबीज़ के लिए, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो प्रोटीन रिच एंटीबॉडीज़ होती हैं, कोलेस्ट्रॉम जिसको बोला जाता है। ऐसे ही मेल और फीमेल चाइल्ड के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, ओके बिकॉज समवेयर इन रूरल एरियाज दे यूज टू नेग्लेक्ट द हेल्थ ऑफ बेबी गर्ल, है ना, जो लड़की हुई है उसकी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि हेल्थ दोनों की जो ऑर्गन्स हैं फिज़िकली मेंटली इमोशनली हर तरीके से दोनों ही चाइल्ड जो हैं उनका डेवलपमेंट ठीक से होना चाहिए, उन दोनों को ही न्यूट्रिशन की ज़रूरत है और उनको फिज़िकली और मेंटली भी हेल्प मिलनी चाहिए। तो सोशल कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, हेल्दी फैमिलीज़ होनी चाहिए और डिज़ायर्ड साइज़ की होनी चाहिए, कि बहुत ज़्यादा बच्चे भी नहीं होने चाहिए कि भाई पालने में ही दिक्कत आ रही है और इम पॉवर्टी होने लग गई है, घर में गरीबी आने लग गई है, कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और उन्हें तरीके नहीं पता होते कि कैसे कि बर्थ कंट्रोल किया जाए। इस अवेयरनेस के लिए एनजीओज़ गांव-गांव जाके लोगों को समझाते हैं और अवेयरनेस जगाते हैं। प्रॉब्लम हो जाएगी अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ से, क्या क्या प्रॉब्लम्स होनी हो जाएगी, और इससे भी दूर रखना है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है कि सेक्सुअली अब्यूज़ नहीं किया जाए, ओके और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स जो होते हैं उनसे भी अवेयर किया जाए, जिससे कि ये सब चीज़ें और लोगों को ये जागृत किया जाए इस बारे में कि उसको कैसे दूर किया जा सकता है और सोशली रिस्पॉन्सिबल और हेल्दी सोसाइटी बनाई जाए, ओके। तो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए एक्शन प्लान्स का रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। उसके लिए स्ट्रॉन्ग क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ चाहिए, ओके उसके लिए डॉक्टर्स भी चाहिए, साइकेट्रिस्ट भी चाहिए, एक्सपर्टीज़ चाहिए, मटेरियल सपोर्ट चाहिए। ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू आप समझाओगे या पेपर्स में समझाओगे, जाके समझाओगे, तो कई चीज़ें चाहिए होती हैं। मेडिकल असिस्टेंस और केयर चाहिए पीपल्स को रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, जैसे प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में। कई बार जो लेडीज़ होती हैं वो डर के मारे अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पाती और इस कारण डेथ रेट भी गर्ल्स का ज़्यादा हो जाता है, बहुत कम एज में मैरिज हो जाती है और उसके बाद जो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाती। तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि जितना वो पूरी सोसाइटी का या अपनी फैमिली का ख्याल रखती हैं, अपने खुद का भी किस तरह से ख्याल रखना है और कुछ भी सही नहीं लगने पर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। एबॉर्शन के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स जो हो जाती हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, ये सब रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। इसके लिए मेडिकल असिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन और बेटर टेक्निक्स निकाली गई हैं, टाइम टू टाइम नई स्ट्रेटजीज़ निकाली जाती हैं जिससे कि ज़्यादा एफिशिएंट केयर और असिस्टेंस दी जाए पीपल को। स्टैच्यूटरी बैन ऑन एमिनोसेंटेसिस टू अ फीटल सेक्स डिटर्मिनिस टेस्ट। अब जो है गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है कि जिसको हिंदी में बोलते हैं भ्रूण हत्या, एमिनोसेंटेसिस। उसमें एमिनोसेंटेसिस का डिटर्मिनेशन टेस्ट नहीं करना है, क्रोमोसोमल पैटर्न से नहीं पता करना है कि चाइल्ड मेल है कि फीमेल है। इसको बैन कर दिया गया, ये अब एक क्राइम के अंदर आता है। तो जिससे कि एमनियोसेटिक फ्लूइड जो होता है एम्ब्रियो के चारों तरफ होता है, तो उसमें क्रोमोसोमल पैटर्न से पता लग जाता है। भ्रूण के चारों तरफ एक लिक्विड होता है जिसके अंदर वो पलता है, जिसके अंदर वो ग्रो करता है, जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो सेक्स डिटर्मिनेशन कर देते हैं लोग उसके क्रोमोसोमल पैटर्न पता करके, भाई एक्स एक्स है तो गर्ल है, एक्स वाई है तो बॉय है।
तो एमिनोसेंटेसिस मीन्स होता है कि सेक्स डिटरमिनेट की उसको एम्ब्रियो को मार देना उसको। तो सेक्स डिटरमिनेशन को लीगली चेक किया जाए, इंक्रीज से क्या हो रहा है, फीमेल फिटिसाइड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसीलिए इसमें लीगल एक्शन लिया जाता है। और आप अगर कभी कुछ नॉर्मली भी रूटीन चेकअप के जाओगे तो आप देखोगे कोई ज़्यादातर हर हॉस्पिटल में लिखा होता है कि यहाँ पे भ्रूण का पता नहीं लगाया जाता या चाइल्ड सेक्स के बारे में डिटर्मिनेशन नहीं दी जाती, और ये लीगली क्राइम है। ओके, इलीगल क्राइम है। ओके, तो इस तरह से ये इसलिए किया गया जिससे लोग चेक कराते हैं, उसके बाद उसको वहीं ख़त्म कर देते हैं। चाइल्ड का फोर्टिसाइड्स, फीमेल खासकर गर्ल चाइल्ड को मार दिया जाता है, अंदर ही एम्ब्रियो को मार दिया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम, प्रेगनेंसी के अर्ली मंथ में। और गवर्नमेंट ने क्या किया, मासिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स चलाए हैं। दूर दराज के इलाकों में लोगों को पता ही नहीं है कि कुछ ऐसे टीके हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं लगवाने, तो उसके लिए इम्यूनाइजेशन कार्ड बनाया गया है, वो लेकर जाते हैं, डॉक्टर उस पर टिक लगाता है और पर्टिकुलर इंजेक्शन और डोज दे दी जाती हैं, और जिसमें से पोलियो तो घर घर जाके दिया जाता है। ओके, तो रिसर्च, तो ये अवेयरनेस सबसे रिलेटेड है, सेक्स डिटर्मिनेशन से लेके चाइल्ड केयर, प्रेगनेंसी, प्रीनेटल, पोस्टनेटल केयर और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव मेथड से रिलेटेड भी इसमें प्रॉब्लम्स डील होती हैं। तो ओवरऑल एक तरह से हेल्थ का प्रीनेटल पोस्टनेटल केयर किया जाता है। तो कई रिसर्च है रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज जो इनकरेज किए गए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी से, जिससे कि नए मेथड ऐसे हों जो कि इजी हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें कि कैसे बर्थ कंट्रोल करना है। इसके लिए नया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है, सहेली नाम का जो कॉन्ट्रासेप्टिव है, गर्भ निरोधक गोलियां यू कैन से इन हिंदी, तो फीमेल्स के लिए होती हैं, जो डेवलप की गई हैं साइंटिस्ट से, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ ने। तो इसमें इसको लेने से बर्थ कंट्रोल रहता है, जितना गैप रखने चाहते हैं लोग बच्चों के बीच में तो रख सकते हैं, दे कैन टेक इट ओरली, इस दवाई को लिया जाता है। ओके, तो बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स। ओके, जो सेक्स रिलेटेड मैटर्स की अवेयरनेस जगाना उसके बारे में, जिससे लोगों को पता लगे कि भाई हाँ, अगर अच्छा ऐसा कुछ है तो शायद मेरे को ये प्रॉब्लम है तो मेरे को चेक कराना चाहिए। ओके, और मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी, क्योंकि पहले क्या होता था, लोग जो दाई है या जो कोई एक्सपर्ट है, कोई बूढ़ी अम्मा है, उससे डिलीवरी करा लेते थे, और उसके टाइम में कई बार डेथ भी हो जाती थी न्यूबॉर्न बेबी की, या कोई इन्फेक्शन हो जाता था। तो अब धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आई है कि लोग हॉस्पिटल जाके डिलीवरी करा रहे हैं जब ऐसे केसेस बढ़े, तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है। और पोस्टनेटल केयर होने से क्या हुआ, जो मदर की डेथ हो जाती थी चाइल्ड बर्थ के बाद, वो कम होने लगी है, और बच्चे की भी डेथ हो जाती थी, बिल्कुल केयर नहीं की जाती थी। ओके, हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं होने से किसी भी तरह का कोई भी इंजेक्शन है, चाहे टेटनस का इंजेक्शन है और एनी अदर इंजेक्शन्स हैं, या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना है, ब्लड की कमी है या आयरन डेफिशिएंसी है मदर को, तो कुछ अवेयर ही नहीं होता, अवेयरनेस ही नहीं होती गांव में। बस डिलीवरी हो गई और उसके बाद पता लगा कि बेबी की भी डेथ हो गई और मदर की भी डेथ हो गई, तो उससे रिलेटेड अवेयरनेस होने लगी है। तो अब लोग जाके हॉस्पिटल्स में डिलीवरीज कराने लगे हैं गाँव में, अभी भी किसी किसी इलाके में आपको सुनने में आ जाएगा। तो इंक्रीज नंबर ऑफ़ कपल्स हो जिनके स्मॉल फैमिलीज़ होने लगे, बेटर डिटेक्शन हो, स्मॉल फैमिलीज़ हो कपल्स की, है ना, 1 या 2 बच्चे हों, बेटर डिटेक्शन और क्योर हो, पता लग जाए STD मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का, और उसके जल्दी लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतनी अवेयरनेस होएगी, तो लोग अगर शाई नहीं फील करेंगे जाने में, या उन्हें समझ ही नहीं कि मेरे को कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उनको अवेयरनेस होगी, अच्छा मेरे को भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो वो जाके दिखाएंगे और क्योर कर पाएंगे अपने
बीमारियों को। तो ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी हो गई है फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम। और इसके कारण क्या है, इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी, पूरे सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ इम्प्रूव हुई। जैसे देखिए हार्ट से रिलेटेड कितनी रिसर्चेज हुई, तो ओवरऑल हार्ट से रिलेटेड कितनी अवेयरनेस आ गई है, लोग बहुत अवेयर रहते हैं कि अगर मेरे ये प्रॉब्लम है कहीं हार्ट की तो नहीं है, मैं कोलेस्ट्रॉल चेक करा लेता हूँ। इवन अब तो लोग 6 महीने में सब चीज़ चेक कराते हैं, कहीं मेरे को डायबिटीज़ तो नहीं है, अच्छा मेरे को एक्सरसाइज करनी चाहिए, हर चीज़ की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। इसी तरह से गवर्नमेंट स्टेप्स उठा रही है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी सोसाइटी की इम्प्रूव हो। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, लास्ट सेंचुरी में ऑल अराउंड डेवलपमेंट हुआ, वेरियस फील्ड में इम्प्रूव क्वालिटी हुई है, लाइफ की क्वालिटी बढ़ी है पीपल की, इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बढ़ी हैं, पर एक्सप्लोजिवली ग्रोथ पॉपुलेशन बढ़ी है, हाईएस्ट पॉपुलेटेड हो गया। अभी 2 दिन से न्यूज़ में आ रहा है कि चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। ओके, तो इंडिया में भी ऐसे ही बढ़ती जा रही है, अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम एट आवर इंडिपेंडेंस। इसका मतलब है कि हर छठा पर्सन वर्ल्ड में इंडियन है। और डिक्लाइन हुआ, डेथ रेट कम हुई है, मैटरनल मॉर्टलिटी, मदर है या मदर जो बर्थ देते ही एक्सपायर कर जाती थी या इन्फेंट की डेथ हो जाती थी, वो सब कम हो गया है, डेथ रेट कम हो रही है, बर्थ रेट बढ़ रही है। ओके, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज के नंबर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो पर्सन जो कि रिप्रोडक्टिव एज में। तो जो हमारा RCH प्रोग्राम है, तो हम चाहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम आए, पर ये थोड़ा मार्जिनली है अभी भी। तो इस अलार्मिंग ग्रोथ को एक एब्सोल्यूटली स्कार्सिटी हो गई है, बेसिक रिक्वायरमेंट की धीरे धीरे कमी हो जाएगी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, चाहे खाना पीना हो, रहना हो या कपड़े हो, सब में कमी आ जाएगी। लेड टू एब्सोल्यूट स्कार्सिटी ऑफ इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट। ओके, जबकि कितनी भी प्रोग्रेस हो गई है तो भी कमी होने लग जाएगी फूड, शेल्टर और क्लोथिंग की। तो गवर्नमेंट ने कई मेजर स्टेप्स लिए पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम थी वो था कि टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जैसे अभी बताया आपको, सहेली जो गर्भ निरोधक गोलियाँ थी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो ओरली यूज़ करती हैं फीमेल्स। ओके, और आपने मीडिया में कई पोस्टर्स भी देखी, पोस्टर्स से बिल्स के थ्रू हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रन दिखाते हैं, हम दो हमारे दो, ये सब गवर्नमेंट के थ्रू शुरू की गई हैं। ओके, इवन ये हो गया जहाँ पर मदर वर्किंग है और अर्बन एरियाज़ में तो खाली 1 चाइल्ड नॉर्म भी धीरे धीरे शुरू हो गया है। तो रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल का, मैरिज की एज 18 ईयर्स और मेल की 21 ईयर्स कर दी है, जिससे कि उस वक्त तक उनमें फ़िज़िकली और मेंटली इतनी मैच्योरिटी आ जाए कि वो यही सोचे कि स्मॉल फैमिलीज़ ही हों हमारी, और उस प्रॉब्लम को टैकल कर सकें कि हमें इससे ज़्यादा वी शुड नॉट गिव बर्थ टू चाइल्ड मोर देन 2 और 1। तो सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कौन से मेथड है, उनमें अवेयरनेस रहेगी। कम एज में मैरिज होने से उन लोगों को अवेयरनेस भी नहीं होती है और कई तरह की डिजीज़ हो जाते हैं। अब कुछ कॉमनली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम पढ़ेंगे जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करते हैं। ओके, तो एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल हो, इफ़ेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो और उसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। ओके, कि उसको यूज़ करने के बाद कोई डिजीज़ हो जाए और उसकी इंटरफेरेंस नहीं हो सेक्सुअल ड्राइव या डिज़ायर में और सेक्सुअल एक्ट में। तो वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रेजेंटली अवेलेबल हैं, जिसको हम कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। नेचुरल और ट्रेडिशनल हैं, बैरियर्स हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस IUDs बोलते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, जो अभी जो सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो दवाई आप वैसे ही पानी के साथ ले सकते हो।
इंजेक्शन लगा के, इंजेक्टेबल्स भी हैं, कुछ इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड्स भी हैं। ओके, नेचुरल मेथड्स वर्क करता है प्रिंसिपल में अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम स्पर्म मीटिंग। जो नेचुरल मेथड है उसमें वो ओवम और स्पर्म को एक ही नहीं होने देता। और है पीरियडिक एब्सटिनेंस। ये मेथड है जो कपल अवॉइड करते हैं ओके कम से कम 10 to 17 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल के व्हेन एवुलेशन पीरियड होता है, तब दे यूज टू अवॉइड मीटिंग। ओके, तो एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि उस वक्त सबसे ज़्यादा होता है, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसको फर्टाइल पीरियड भी कहते हैं। तो उस पीरियड को दूर रखते हैं फिज़िकल मीटिंग से। कोइटस नहीं होता उस ड्यूरिंग दिस पर पीरियड, तो कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। तो विड्रॉल और इसको बोलते हैं विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट। इसमें मेल पार्टनर्स जो है विड्रॉज द पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द इजैक्यूलेशन से पहले ही वो विड्रॉ कर लेता है, जिससे कि इंसेमिनेशन नहीं हो, मेल और फीमेल जो गैमेट्स है स्पर्म और ओवा है यूनाइट ना हो सके। दूसरा है लैक्टेशनल एमेनेरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये बेस्ड होता है ओव्यूलेशन पे। द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्ट्यूरेशन। ओके, इस पीरियड में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। ओके, क्योंकि जितने लैक्टेशनल एमेनेरिया मतलब ये है कि जब तक मदर फीड कराती है बच्चे को तब तक उसको पीरियड्स नहीं आते हैं। जस्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी से लेके ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में, तो इस कारण ये सेफ पीरियड माना जाता है। तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन जो होता है नील रहते हैं। ओके, तो दिस मेथड हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू 6 मंथ। 6 महीने तक ये पीरियड सेफ माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई मेडिसिन और डिवाइसेस नहीं यूज़ की जाती, साइड इफ़ेक्ट भी कोई नहीं होते, पर चांसेस ऑफ फेलियर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनेरिया। ओके, इन बैरियर मेथड्स जो होता है ओवम एंड स्पर्म प्रिवेंट करता है फिजिकल मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। कुछ इस तरह के बैरियर हैं, जैसे कॉन्डोम्स हैं, फिगर में जैसे दिया हुआ है। बैरियर्स होते हैं थिन रबड़ के, लेटेक्स शीट के बने होते हैं, जो कि पेनिस को कवर करते हैं। ओके, आजकल फीमेल कॉन्डोम्स भी आते हैं जिसमें वेजाइना कवर होता है, वेजाइना और सर्विक्स ऑफ द फीमेल और पेनिस इन द मेल जस्ट बिफोर कोइटस से पहले, जिससे कि सीमेन जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नहीं जाए और मेल और फीमेल गैमेट्स यूनाइट नहीं हो पाए। उससे क्या कंसेप्शन प्रिवेंट होता है। निरोध जो है पॉपुलर ब्रांड है मेल के लिए। इट इज़ अ कॉन्डम फॉर द मेल। यूज़ ऑफ कॉन्डम जो है रिसेंट ईयर्स में बहुत इंक्रीज़ हो गया है। एडिशनल बेनिफिट है इसका प्रोटेक्शन में, और इसमें डिजीज़ेस बिल्कुल चांसेस नहीं है कि आपको एसटीडी या एड्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या एड्स होने के चांसेस बिल्कुल निल हैं। और दोनों जो हैं कॉन्डोम्स जो हैं डिस्पोजेबल होते हैं और इट इज़ सेल्फ इंसर्टेड होते हैं, इसीलिए एक प्राइवेसी भी मिलती है यूज़र को। और जो होते हैं कई चीज़ें हैं, जैसे डायाफ्राम है, सर्वाइकल कैप्स है और वॉल्स हैं, ये भी बैरियर हैं, रबड़ के बने होते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कवर करते हैं ड्यूरिंग द कोइटस। ओके, ये प्रिवेंट करते हैं स्पर्म की एंट्री को थ्रू द सर्विक्स, और ये रीयूजेबल है। ऐसे ही स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फोम्स आते हैं,
इन बैरियर के साथ टू इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्रीम्स और स्पर्मिसाइडल क्रीम्स और जेलीज और फोम्स आते हैं। दूसरा इफ़ेक्टिव और पॉपुलर मेथड है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ये डिवाइसेस हैं जो इंसर्टेड की जाती है, डॉक्टर इंसर्ट करते हैं, नर्सेज एक्सपर्ट नर्सेज यूट्रस में इंसर्ट करती हैं वेजाइना के थ्रू। ओके, ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज़ होती हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती हैं। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़ होती हैं जिसको मल्टीलोड बोलते हैं। एंड हार्मोनल रिलीजिंग प्रोजेस्ट्रॉन LNG-20 और आईयूडीज इंक्रीजिंग फैगोसाइटोसिस और स्पर्म्स। फैगोसाइटस मतलब स्पर्म्स को ही मार देना यूट्रस के अंदर। और कॉपर आयंस जो होते हैं वो सप्रेस करते हैं स्पर्म को। ओके, उनकी मोटिलिटी को और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को, स्पर्म को कम कर देते हैं। तो हार्मोन रिलीजिंग जो आईयूडीज होती हैं इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। ओके, तो ये जो है यूट्रस जो है अनसूटेबल हो जाता है। हार्मोन रिलीजिंग जो होती हैं साथ में इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना देती हैं। यूट्रस सूट नहीं करता है, वो इम्प्लांट नहीं हो पाता है, जो स्पर्म और यूनाइट नहीं हो पाते हैं, ना ही इम्प्लांट हो पाते हैं। ओके, आईयूडीज जो हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स फीमेल्स के लिए हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। आईयूडीज मीन्स इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो कि डिले करना चाहती हैं प्रेगनेंसी को और गैप रखना चाहती हैं बच्चों के बीच में। ये वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का इंडिया के अंदर। ओके, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन कम्बिनेशन इज़ अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो फीमेल से यूज़ किया जाता है टैबलेट्स के फॉर्म में, जिनको पिल्स कहते हैं। ये डेली लेनी पड़ती है 21 दिन तक, फर्स्ट 5 डेज़, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 डेज़ में लेनी पड़ती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 7 डेज़ के बाद फिर रिपीट करना पड़ता है इसको, जब तक कि कंसेप्शन नहीं चाहती है फीमेल। इनका क्या काम है, ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करते हैं, ओव्यूलेशन नहीं होने देते, इम्प्लांट नहीं होने देते। और क्वालिटी जो है म्यूकस की, सर्विकल म्यूकस की ऐसी करते हैं कि इस तरह से क्वालिटी कर देते हैं कि प्रिवेंट करता है, स्पर्म अंदर नहीं आ पाते और रिटार्ड कर देता है उनके एंट्री को। पिल्स जो वेरी इफ़ेक्टिव मेथड है, ओके, विद लेसर साइड इफ़ेक्ट, सबसे कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल के लिए जो कि नॉन स्टीरॉयड प्रिपरेशन है, इसको खाली वीक में 1 दिन लेना पड़ता है और इसके कम साइड इफ़ेक्ट है और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है। ओके, प्रोजेस्ट्रॉन अलोन और इन कम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन को भी यूज़ किया जाता है इंजेक्शन और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन, एज इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। तो पिल्स जैसे इनका एक्शन होता है, ये इफ़ेक्टिव होते हैं पीरियड्स में मच लॉन्गर, इफ़ेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर इसके जो है इम्प्लांट्स के, इंजेक्शन के और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन आईयूडीज विद 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस। अगर क्वाइटस के 72 आवर्स के अंदर, कंसेप्शन के 72 ईयर्स के अंदर अगर आप ले लेते हो तो भी ये इफ़ेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव है, एज दे कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी जो हो जाती है ड्यू टू रेप और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, उसको भी ये रोकता है आईयूडीज और प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन कम्बिनेशन। ओके, सर्जिकल मेथड्स भी यूज़ किए जाते हैं जिसको बोलते हैं हम स्टरलाइजेशन, जिसको बोला जाता है स्टरलाइजेशन। जनरली एडवाइज्ड फॉर मेल और फीमेल पार्टनर में टर्मिनल मेथड यूज़ किया जाता है जिससे कि और प्रेगनेंसी ना हो। तो सर्जिकल इंटरवेंशन क्या होता है,
ब्लॉक कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट ही ब्लॉक कर दिया जाता है, उसमें कोई डिस्ट्रॉय या वो कुछ नहीं किया जाता कि हाँ डिस्ट्रॉय कर दिया या यूनाइट नहीं होने उसमें। ये देखो ये जो है ये वेसिक्टोमी बताई है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा है, इसमें वास्ट डिफरेंस को टाइड और कट कर दिया। इसके कारण क्या होता है, गैमेट ट्रांसपोर्ट ही नहीं होंगे, स्पर्म ट्रांसपोर्ट ही नहीं होंगे। ऐसे ही फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं फीमेल का जब करते हैं उस इसको वेसिक्टोमी बोलते हैं, फीमेल वाले को ट्यूबिक्टोमी बोलते हैं। ओके, इट इज़ इन मेल एंड इट इज़ इन फीमेल। तो फेलोपियन ट्यूब्स को टाई करके और कट कर देते हैं, तो उससे उन आपस में जो है गैमेट्स जो हैं ट्रांसपोर्ट ही नहीं होते हैं, तो कंसेप्शन नहीं हो पाता है। इसको मेल्स में वेसिक्टोमी बोलते हैं और फीमेल्स में ट्यूबिक्टोमी बोलते हैं। ओके, फीमेल और ट्यूबिक्टोमी। वेसिक्टोमी में एक स्मॉल पार्ट वास्ट डिफरेंस का रिमूव कर देते हैं या टाई कर देते हैं, ठीक है, या तो बांध देते हैं हटा देते हैं, और थोड़ा सा एक चीरा छोटा सा मारा जाता है स्कॉर्टम के थ्रू। ट्यूबिक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है और टाइट कर दिया जाता है, एक थोड़ा छोटा सा चीरा मारा जाता है एब्डोमेन के थ्रू या वेजाइना के थ्रू। ये हाईली इफेक्टिव है पर इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। ओके, तो सूटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना चाहिए अंडर कंसल्टेशन ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल। कॉन्ट्रासेप्टिव जो हैं रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, दे आर प्रैक्टिस अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव। ओके, ये अगेंस्ट नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट के अगेंस्ट है कॉन्सेप्शन और प्रेगनेंसी। ये मेथड यूज़ किए जाते हैं प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए या डिले करने के लिए या स्पेस देने के लिए या किसी पर्सनल रीज़न से। तो सिग्निफिकेंट रोल है प्रेगनेंसी में चेकिंग अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, पर इसके इल इफेक्ट्स क्या हैं, जैसे नोज़िया, पेट दुखना, उल्टी आना, चक्कर आना, ब्लीडिंग हो जाना, या मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं रहती हैं, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है पर हमेशा नहीं होता, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर। ओके, तो इस तरह से ये कई मेथड हैं जो वाइडली यूज़ किए गए हैं। इतने डिफरेंट मेथड्स लिए हैं कि जिसको जो सूट करता है वो मेथड यूज़ करे, तो कम से कम जो पॉपुलेशन का जो ये विस्फोट है उसको कम किया जाए। जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, लोगों में अवेयरनेस आए, इसलिए कई मेथड्स गवर्नमेंट ने मेथड्स पहले भी थे पर उनके लिए अवेयरनेस जगाई जा रही है। ओके, ऐसे ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ओके, मेडिकली प्रेगनेंसी को रोकना उसको बोलते हैं एमटीपी। ओके, अपनी इंटेंशन से या खुद चाहने से या खुद से एबॉर्शन कराना। ऑल ओवर द वर्ल्ड 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन अ ईयर में कि एमटीपी होता है। एमटीपी का बहुत बड़ा रोल है पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करने में, पर ये इस पर्पज़ के लिए नहीं बनाई थी। तो इसको एक्सेप्ट करें या लीगलाइज करें, इसके लिए कई कंट्रीज़ सोचते हैं, पर कुछ इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस और सोशल इश्यूज इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज की थी एमटीपी, पर कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस है जिससे मिस यूज़ नहीं हो। वो इसलिए भी रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि इन डिस्क्रिमिनेशन के कारण इलीगली फीमेल फोर्टिसाइड नहीं होने लग जाए। ओके, फीमेल चाइल्ड को नहीं मार दिया जाए। एमटीपी किस लिए, तो कैजुअली अनप्रोटेक्टेड अगर इंटरकोर्स हो गया या फेलियर हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव का ड्यूरिंग कॉइटस और रेप,
उसको अवॉइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एमटीपी जो है एसेंशियल है सर्टेन केसेस में जहाँ पे कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो हार्मफुल है, या मदर की जान जा सकती है जिसमें, या फीटल को कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बर्थ के बाद और बढ़ जाएगी, या कुछ ही महीने बाद वो अपने आप ही आ, अंदर ही अगर एक्सपायर हो जाएगा मदर वॉर्म के अंदर, तब भी किए जाते हैं। तो जो एमटीपी है वो खाली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में ही सेफ़ माना जाता है, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में रिस्की हो जाता है। शुरू के 12 महीने प्रेग्नेंट होने के बाद ही सेफ़ माना जाता है, मतलब 2-2.5 महीने। ओके, तो 2 से 3 महीने आप समझ लीजिए जैसे। ओके, तो एमटीपी आर परफॉर्म इलीगली बाय अनक्वालिफाइड कैक्स विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फैटल टू। इलीगली कई बार ही यूज़ किया जाता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो डेंजरस टर्म है, मिस यूज़ नहीं होना चाहिए एमिनोसेंटेसिस का, कि भाई सेक्स पता करने के लिए अनबॉर्न चाइल्ड का, और वो पता करते ही और फीमेल जैसे ही पता लगा फीमेल है तो एमटीपी के साथ फॉलो कर दिया, उसको टर्मिनेट कर दिया प्रेगनेंसी को, तो ये टोटली इलीगल है। शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस बोथ फॉर द यंग मदर और फीटस, दोनों के लिए ही बहुत ही खतरनाक है। इसके लिए काउंसलिंग की जानी चाहिए टू अवॉइड रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन इलीगल एबॉर्शन, टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कोइटस है, या रिस्क फैक्टर हैं, इलीगल एबॉर्शंस हो जाते हैं, और ज़्यादा हेल्थ और केयर फैसिलिटीज़ हो जिससे कि अनहेल्दी ट्रेंड ख़त्म हो सके, तो ये इलीगल एबॉर्शन नहीं होने चाहिए एमटीपी में, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, अब नेक्स्ट है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज एसटीडी, और वेनरल डिजीज़ेज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो कई डिजीज़ेज़ हैं जो कि सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ हैं। हार्ट से रिलेटेड आप डिजीज़ेज़ देखते हो हर जगह कि ये हार्ट से ये प्रॉब्लम हो गई, और लिवर से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स है। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ जो कि इन्फेक्शन है, सेक्चुअल इंटरकोर्स के कारण हो जाते हैं, उस वक्त हो गए। ओके, वेनरल डिजीज़ेज़ हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन आ गया, गॉनरिया, साइफिल्स, जेनाइटल हर्प्स, कैलेमिडाइसिस, जेनाइटल वॉर्ट्स हो जाते हैं, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस बी। ओके, तो एचआईवी हो जाता है अनसेफ सेक्स से, एड्स हो जाते हैं, कॉमन एस्टेट डिजीज़ है। ओके, तो ये सब जो है इनको भी और डिटेल में चैप्टर 8 में भी पढ़ेंगे, और अभी इसका और डिटेल पढ़ें। तो आज जो हमने मेनली जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, और इसी चैप्टर को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी कल भी। तो आई होप जो मैंने आज आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में इंट्रोड्यूस कराया है वो आपको सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अगर आपको सब समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।